तो लास्ट सेशन में हमने हमारा जनरल लेजर अकाउंटिंग कंप्लीट किया था। अब इस सेशन से हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं विच इज अकाउंट्स पेबल। अब जब हम अकाउंट्स पेबल की बात करते हैं, अकाउंट्स पेबल इज रिलेटेड टू इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स। दिस इनवॉइसेस एंड पेमेंट्स आर ऑफ वेंडर्स। जो भी वेंडर्स के साथ कंपनी डील करती है, उन वेंडर्स के जो इनवॉइसेस होते हैं या जो रिमेनिंग पेमेंट्स होते हैं, वो सारे पेमेंट्स, वो सारे इनवॉइसेस अकाउंट्स पेबल के मॉड्यूल के थ्रू हैंडल होते हैं। अब ये जो वेंडर्स हैं, इनको हम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं, या इनको हम सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जब भी हम कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, इसमें दो टाइप्स होते हैं। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकंड is credit transaction. पहले हम कैश ट्रांजैक्शन क्या है इसको समझते हैं। लेट्स से कि हमने कुछ गुड्स परचेज किया या कोई सर्विस परचेज की, एंड उन गुड्स का या उन सर्विसेज का हम वहीं पे वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं। ओके, वी परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एंड गिव द वैल्यू ऑफ इट देन एंड देयर। वहां के वहां ही हम उन गुड्स या सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। सेकंड इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब इसमें वी परचेज गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वेंडर, बट यहाँ पे इन गुड्स या सर्विसेज का जो भी पेमेंट होगा वो हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। वी पे फॉर इट आफ्टर सर्टेन टाइम। नाउ दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जिसको हम उधारी पे पैसा लेना भी बोलते हैं। राइट, हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं, फिर उन गुड्स सर्विसेज को हम कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, और 10 दिन बाद या 20 दिन बाद हम उन गुड्स या सर्विसेज का पेमेंट करते हैं।
Now, third point, when we talk about purchasing, there are three major categories. First is goods or materials purchase. Second is services purchase. And third is assets purchase. अभी आप एक बिजनेस में कोई भी परचेज करोगे, आप उस परचेज को इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. एंड फोर्थ पॉइंट, अब लेट्स से कि हमने कोई गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल्स या एसेट्स, हमने इसमें से कोई भी चीज अगर परचेज की, तो वेंडर क्या करेगा? इन गुड्स या सर्विसेज के साथ वेंडर हमको उसका बिल भेजेगा. Whenever we purchase any goods, services, materials, or assets, we will get invoice or we will get bill from the vendor for this purchase, right? जब भी कोई बिजनेस गुड्स, सर्विसेज, मटेरियल्स या एसेट्स परचेज करेगा, तो वेंडर उनको ऐसे ही नहीं दे देगा कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, ये लेकर जाओ. इसके लिए वेंडर उनको एक बिल प्रोवाइड करेगा कि जो भी चीज अभी तुम ले रहे हो, उसको हमने इस दिन पे सेल किया था, इस डेट पे सेल किया था, तुमको ये चीजें हमने सेल की है, वो सारी चीजें इनवॉइसेस में मेंशन्ड होगी या बिल में मेंशन्ड होगी. एंड किस अमाउंट पे सेल की है, ये भी चीज बिल में मेंशन की जाएगी. अब ये जो बिल है, वे ऑल्सो कॉल इट एज रिसीप्ट, राइट? बिल को हम रिसिप्ट भी बोल सकते हैं या इसको हम इनवॉइस भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंट्स पेबल प्रोसेस में दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं मेजरली. फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज वेंडर इनवॉइस एंड सेकेंड डॉक्यूमेंट इज वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट.
इतना क्लियर है? ओके। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी, ये सारी जनरल चीजें हैं अकाउंट्स पेबल के बारे में। अब इस अकाउंट्स पेबल को हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब हमारे पास दो टाइप के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं। वन इज कैश ट्रांजैक्शन, वन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, these are very common type of transactions if we talk about businesses। ठीक है, मार्केट में ये बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस है कि एक बिजनेस वेंडर से उधारी पे माल लेता है एंड उस माल का जो भी अमाउंट होगा वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद उसको वापस देता है वेंडर को। सो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर कॉमन इन businesses and companies don't always pay to the vendors immediately। ठीक है, कंपनीज कुछ टाइम के बाद वेंडर्स को पे करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, whenever a company buys goods, services, materials or assets from vendor, and that company has to pay for it later, then it becomes part of accounts payable। इसका मीनिंग ये है कि जो अकाउंट्स पेबल है दैट इज ऑल अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उधारी पे जो भी पैसा आता जाता रहेगा, वो सारा पैसा, वो सारे ट्रांजैक्शंस या वो सारे पेमेंट्स अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल हैंडल करता है एक बिजनेस में। Sorry। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेट्स से क्रेसेंट फर्नीचर्स। अब ये क्रेसेंट फर्नीचर्स को अगर फर्नीचर बनाने होंगे तो उनको उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगेगा, राइट? एंड ये रॉ मटेरियल्स उनको किसी वेंडर से परचेज करना पड़ेगा या तो उनको खुद इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब अगर इस कंपनी का काम है फर्नीचर्स बनाना, फाइनल आउटपुट इनका एक फर्नीचर होगा, एक सोफा होगा, एक टेबल होगा, पर ये लोग लकड़ियां मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। इनका मेन काम फर्नीचर बनाना है, तो लकड़ियां ये लोग एक वेंडर से लेंगे। अब
This Crescent Furnitures buys raw materials worth rupees, let's say 1 lakh from, let's say, Starwood Stores on 4th of August 2025. Crescent Furnitures, which is a buying company, purchasing company. Crescent Furnitures ने क्या किया? They buy raw materials worth 1 lakh rupees from vendor. This vendor is Star Wood Stores and ये परचेज हुआ था 4th of August को. But they will pay for this purchase after 60 days. जो भी रॉ मटेरियल्स इन्होंने परचेज किया है, उन रॉ मटेरियल्स के लिए ये क्रेसेंट फर्नीचर्स 60 डेज के बाद पे करेगी या 60th डे पे करेगी. अब ये एग्रीमेंट हुआ है वेंडर और परचेजिंग कंपनी के बीच में, और इस एग्रीमेंट को या इस मेथड को हम क्रेडिट टर्म या पेमेंट टर्म बोलते हैं. अब लेट्स से कि इनका एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ हो गया एंड इनको वेंडर ने ये जो रॉ मटेरियल था वो भेज दिया. अब आफ्टर सेंडिंग रॉ मटेरियल्स, vendor will send invoice for these raw materials. जितने भी अमाउंट का रॉ मटेरियल्स वेंडर ने परचेजिंग कंपनी को सेल किया है, उसके लिए वेंडर इनवॉइस प्रोवाइड करेगा. अब यहाँ पे हमारा एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया विच इज वेंडर इनवॉइस. अब नेक्स्ट स्टेप, वेंडर ने हमको ये जो इनवॉइस था वो सेंड कर दिया, एक कंपनी को ये इनवॉइस सेंड कर दिया. अब until payment is made, that 1 lakh rupees is company's liability, राइट. जब तक हम या जब तक एक कंपनी इस वेंडर का पेमेंट नहीं करेगी, तब तक ये वेंडर कंपनी के लाइबिलिटीज में पड़ा रहेगा. इसको जो अमाउंट भरनी है वो कंपनी के लाइबिलिटीज में पड़ी रहेगी.
And once payment is made, vendor invoice will get cleared and payment document will be generated. अब यहाँ पे हमको सेकेंड डॉक्यूमेंट मिल गया हमारा, विच इज वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट। समझ गए इतना? हाँ सर। ओके। अब आप मुझे बताओ कि पेमेंट टर्म क्या होता है, क्यों यूज होता है? पेमेंट उसने समझो अगर सपोज किसी डेट के लिए अगर अपन ने ये कर लिया गुड्स अगर खरीद लिया तो विद इन 60 डेज या वो टाइम के अंदर ही अपने को जो अपना वेंडर है उसको पेमेंट रिलीज करना है वो कंपनी। करेक्ट। एंड वेंडर पेमेंट डॉक्यूमेंट कब जनरेट होगा? उस टाइम पे अपन उसको पेमेंट रिलीज करेंगे मतलब अगर समझो अगर अपने पेमेंट उसको आज रिलीज किया तो आज अपन को उसका रिसीट मारेंगे और उसको अपन जब पेमेंट उसको मिलेगा वो डॉक्यूमेंट अपने रिसीट। करेक्ट। ऑल राइट। अब हमने अब तक जनरल लेजर कंप्लीट किया एंड अभी हम अकाउंट्स पेबल टॉपिक पे है। अब हमने पढ़ा था कि एसएपी में मेन लेजर एंड सब लेजर का कंसेप्ट होता है। तो अब ये जो जनरल लेजर है, इज इट अ मेन लेजर और इज इट अ सब लेजर? जनरल लेजर मेन लेजर है या सब लेजर है? मैन नेचर है सर जनरल। इट इज अ मेन लेजर। एंड व्हाट अबाउट अकाउंट्स पेबल? सब सब लेते हैं सर ये। यस, इट इज उसी अ का पार्ट है ना ये। एग्जैक्टली, इट इज अ सब लेजर। General ledger is a main ledger and accounts payable is a part of general ledger. अब sub ledger is linked to main ledger. Accounts payable, which is our sub ledger, ये मेन लेजर से लिंक्ड होगा। यानी कि जो भी बैलेंसेस हम अकाउंट्स पेबल में एंटर करेंगे वो सारे बैलेंसेस जनरल लेजर में भी फ्लो होते रहेंगे। So whatever balances are entered in sub ledger will flow to general ledger. Yeah, it will flow to main ledger.
3 हमने ये समझा था कि अकाउंट्स पेबल इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू वेंडर्स। पॉइंट 4 accounts payable, accounts receivable, asset accounts, and all the other accounts which we create in SAP are related to general ledger. कॉल आपका ड्रॉप हो गया था क्या? हाँ सर, पता नहीं मतलब वो लास्ट सेशन से ऐसा हो रहा है, बीच में कॉल ड्रॉप होके जा रहा है मेरा। ओके पता नहीं चल रहा है कैसे तो हो रहा है। ओके कहाँ पे ड्रॉप हो गया था आपका कॉल? किस पॉइंट पे हो गया था? सेकंड पॉइंट पे। ये वाला। ओके अब फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा कि अकाउंट्स पेबल एक सब लेजर है एंड सब लेजर मेन लेजर से लिंक्ड होता है। इसीलिए सब लेजर में हम जो भी बैलेंसेस एंटर करते हैं वो सारे बैलेंसेस मेन लेजर में फ्लो करेंगे। देन अकाउंट्स पेबल वेंडर से रिलेटेड है। वेंडर से जो भी हमको डील करनी होती है वो हम अकाउंट्स पेबल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंट्स एंड बाकी के जितने भी अकाउंट्स हम एसएपी में क्रिएट करते हैं that are directly or indirectly related to general ledger. क्योंकि जो भी हम बैलेंसेस उठाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो सारे बैलेंसेस हम जनरल लेजर से लेते हैं। अगर आपको याद होगा हमने एक अकाउंटिंग एंट्री की थी, रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट या रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, हमारे स्टार्टिंग वाले सेशंस में। राइट, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग फ्लो देखा था। सबसे पहले हमने एक जर्नल एंट्री पोस्ट की थी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये जर्नल एंट्री लेजर में फ्लो कर रही थी। अब नॉर्मल अकाउंटिंग में हमको कुछ ऐसे लेजर्स दिखते हैं, लेकिन एसएपी में हमको जो लेजर होंगे वो इस टाइप से नहीं दिखते। ठीक है, बट बैलेंसेस लेजर में मेंटेन होता है एंड दैट बैलेंस is carry forwarded to create a ट्रायल बैलेंस। हमने सेम चीज की थी इस लेजर के बैलेंसेस को लेकर। ये जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस है इनको लेके हमने ट्रायल बैलेंस में इसको पेस्ट कर दिया था। सिमिलर चीज एसएपी में भी होती है।
लेजर के बैलेंसेस को लेके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। एंड देन इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो इवेंचुअली जितना भी बैलेंस हमको लेना होता है वो सारा बैलेंस हम लेजर से लेते हैं। इसीलिए all these sub-modules accounts payable, accounts receivable, asset accounts एंड बाकी के जितने भी अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं वो सारे अकाउंट्स वो सारे अकाउंट्स जनरल लेजर से रिलेटेड होते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट। अब हमने ये देख लिया कि ये सारे अकाउंट्स जनरल लेजर से रिलेटेड है, बट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस हम अकाउंट्स पेबल we create a separate records for accounts payable, accounts receivable and asset accounts। ओके, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए हम अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एसेट अकाउंट का सेपरेट रिकॉर्ड रखते हैं। अब इसका प्राइमरी मोटिव ये है कि एक कंपनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स के साथ डील करती है, राइट? थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स के साथ डील करती है एंड थाउजेंड्स ऑफ एसेट्स कंपनी के पास होते हैं। अब अगर ये सारी चीजें हजारों वेंडर्स, कस्टमर्स एंड एसेट्स को एक कंपनी अगर बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट? बिकॉज अगर लेट्स से कि लाइबिलिटीज साइड है, अब इसमें कंपनी लेट्स से 1000 वेंडर्स के साथ डील कर रही है या 1 लाख वेंडर के साथ एक फाइनेंशियल ईयर में डील कर रही है। वेंडर 1, दिस इज वेंडर 2 एंड vendor 3 and so on till vendor 1 lakh. This is amount column. अब vendor 1 के लिए let's say 10,000 रुपीज है, vendor 2 के लिए 40,000 है, vendor 3 के लिए 30,000 है। अब ऐसे ही क्या कंपनी thousands ऑफ वेंडर्स या lakhs ऑफ वेंडर्स को बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते बैठेगी, या एक कंपनी बैलेंस शीट में सिर्फ एक अकाउंट मेंशन करेगी विच इज अकाउंट्स पेबल, एंड वहां पे ये जो वेंडर्स हैं इनका टोटल बैलेंस लिखेगी। इन दोनों में से कौन सा मेथड कंपनी फॉलो करेगी? अकाउंट्स पेबल वाला सर, क्योंकि ऊपर वाला जो मेथड है वो बहुत लेंदी मेथड है और उतना डेटा मेंटेन कौन करेगा भाई इसमें बैलेंस शीट। करेक्ट। सो इसको हम हटा देते हैं।
अब कंपनी बैलेंस शीट में तो ये नंबर मेंशन कर देगी, लेकिन कंपनी जिन भी वेंडर कस्टमर्स या एसेट्स के साथ डील कर रही है, उन सारी एसेट्स का, उन सारे अकाउंट्स का कंपनी को एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? बिकॉज अगर यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स पेबल है या एसेट साइड में अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो सिर्फ इतना लिख के तो काम नहीं चलने वाला ना। कंपनी को हर एक वेंडर का या हर एक कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो अकाउंट्स पेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है एंड एसेट्स है, इनके लिए हम अलग से मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं, ताकि हमको रिपोर्टिंग करने में भी आसानी हो एंड हमारे पास इनका डेटा भी मेंटेन हो। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैं मेंशन कर देता हूँ जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया। सर पर आपने क्या बोला, ये थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स रहेंगे, ठीक है? सॉरी, आवाज आ रहा है मेरा? थोड़ा डिस्टर्बेंस ज्यादा मेरे इधर से आज। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चैट में लिख सकते हो। नहीं, मैं आपको ये बोल रहा था कि मतलब बैलेंस शीट में कि हम्म इतने थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हैं, ठीक है? हम्म अपनी तो बैलेंस शीट में अपन अकाउंट पेबल करके तो वो ऑप्शन हो जाएंगे, लेकिन अपने कंपनी को ऐसा पता चलेगा कि समझो एक्स वाई जेड कंपनी है, तो उसको ये पे इतना पेमेंट दिया, इतना पेमेंट उसको देंगे, और एक दूसरी कंपनी है, तो उसके लिए अपने ऐसे तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए ही हम हमारा वेंडर मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं। अब अगर जब हम इसमें और इन डेप्थ जाएंगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा। अब जो मैं ये बता रहा हूँ अकाउंट्स पेबल, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। अब बैलेंस शीट की अमाउंट हम कहाँ से पिक करते हैं? जनरल लेजर से। जनरल लेजर से। तो अकाउंट्स पेबल वाला जो अकाउंट होगा, वो हम जनरल लेजर में मेंटेन करेंगे, एंड इंडिविजुअल वेंडर्स का जो पार्ट होगा, हर एक वेंडर का जो रिकॉर्ड होगा, वो हम अकाउंट्स पेबल में मेंटेन करेंगे। ठीक है? इसीलिए अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंट्स एज अ सब मॉड्यूल्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं। यही मेन रीजन है इसका। FS stands for financial statements.
sorry. Therefore, we create separate record for these accounts. ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया कि अकाउंट्स पेबल का बेसिक यूज क्या होता है एंड उसमें कैसे डील किया जाता है. हाँ सर। ओके. अब लेट अस सी दिस फ्रॉम अकाउंटिंग एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू. हम एक अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करते हैं. अकाउंटिंग एंट्री फॉर परचेज. अब हमारी कंपनी है होंडा मोटर्स, राइट, विच इज ऑटोमोटिव कंपनी. अब लेट्स से कि हमने इस लाइक होंडा मोटर्स कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया. लेट्स से रॉ मटेरियल्स अकाउंट डेबिट फॉर रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट लाइन में कौन सा अकाउंट आएगा? नहीं, हम उधारी पे पैसा लेने की बात कर रहे हैं. इफ वी बाई समथिंग ऑन क्रेडिट. अकाउंट्स पेबल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वेंडर, राइट. तो वेंडर अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा. अब लेट्स से कि ये जो वेंडर है दैट इज सीएट टायर्स, बिकॉज होंडा मोटर्स कंपनी है. इनके बाइक में जो टायर्स लगते हैं वो टायर्स ये लोग सीएट टायर्स कंपनी से परचेज करते हैं. सो आवर वेंडर इज सीएट टायर्स. ओके. दिस विल बी credit for rupees 50,000. Now, this is our accounts payable, and this is general ledger. Okay, this is debit and credit. अब हमने यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री क्या पोस्ट की थी? रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट. Accounts payable is something which is related to vendors. अब इस अकाउंट्स पेबल में हम इंडिविजुअल वेंडर का डेटा मेंटेन करेंगे. अब यहाँ पे हमारा जो वेंडर है दैट इज सीएट टायर्स. वी विल क्रिएट अ डेटा फॉर सीएट टायर्स. अब यहाँ पे सीएट टायर्स डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? यहाँ पे डेबिट में आएगा सर. क्यों डेबिट में आएगा? देखो, जब हमने अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट की थी, रॉ मटेरियल अकाउंट को हमने डेबिट किया था. हाँ. एंड जो हमारा वेंडर है सीएट, उसको हमने क्रेडिट किया था. ये जो वेंडर है दैट इज अ क्रेडिट लाइन आइटम. देयरफॉर
इसका जो बैलेंस है ये भी क्रेडिट साइड पे ही आएगा। ओके, नाउ दिस मेन लेजर एंड सब लेजर, इसका जो कंसेप्ट होता है ये कंसेप्ट लेजर एंड ट्रायल बैलेंस से मैच नहीं करता। ओके, अगर हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस की बात करें तो इफ अगर लेजर में बैलेंस डेबिट साइड पे है तो हम उसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लेते हैं। अगर लेजर में बैलेंस क्रेडिट साइड पे है तो ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड पे जाता है। बट यहाँ पे when we create main ledger and sub ledger in as when we create main ledger and sub ledger in SAP, तो वो सेम मेथड फॉलो नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ये सिर्फ एक मास्टर रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, ये कोई हमारा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट या लेट्स से कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है। इसीलिए अगर वेंडर अकाउंट अकाउंटिंग एंट्री में क्रेडिट साइड पे हो तो अकाउंट्स पेबल में भी वो क्रेडिट ही होगा, एंड दिस क्रेडिट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस साइन। समझ गए या कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझ गया। ओके, अब सीएट टायर्स को हमने क्रेडिट किया, रॉ मटेरियल्स कहाँ पे आएगा, जनरल लेजर में या अकाउंट्स पेबल में? अकाउंट्स पेबल में है क्या? रॉ मटेरियल्स, जनरल लेजर में आएगा सर। राइट, रॉ मटेरियल्स जनरल लेजर में आएगा बिकॉज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए हम अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एसेट अकाउंट्स के लिए अलग से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। बट रॉ मटेरियल्स अकाउंट्स पेबल का पार्ट नहीं है। हमने देखा था कि अकाउंट्स पेबल इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली वेंडर्स, जिसको हम सप्लायर्स भी बोल सकते हैं या सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं। रॉ मटेरियल इज अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है, ये अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड नहीं है, बट वेंडर अकाउंट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स पेबल। इसीलिए वेंडर अकाउंट को हमने उठा के अकाउंट्स पेबल में एंटर कर दिया, वेर एज अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड एसेट अकाउंट्स, इन तीन अकाउंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब जनरल लेजर का पार्ट होंगे। अब ये जो रॉ मटेरियल है दैट विल बी रिलेटेड टू जनरल लेजर। अब यहाँ पे बैलेंस डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? रॉ मटेरियल का बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट? डेबिट है, डेबिट है, तो दिस विल बी पॉजिटिव या प्लस 50,000। प्लस 50,000। यस, अब हमने क्या देखा था कि सब लेजर इज लिंक्ड टू मेन लेजर, मीनिंग सब लेजर का जो भी बैलेंस होता है वो मेन लेजर में फ्लो करता है। अब अगर इस अकाउंट्स पेबल विच इज आर सब लेजर, इसका बैलेंस हमको जनरल लेजर यानी कि मेन लेजर में फ्लो करना होगा, तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको एक अकाउंट जनरल लेजर में भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसीलिए इन जनरल लेजर वी विल क्रिएट सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, या इसको आप एज एन अकाउंट्स पेबल भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम सन्ड्री क्रेडिटर्स यूज करते हैं। अब इस सन्ड्री क्रेडिटर में ये सेम बैलेंस फ्लो होगा विच इज 50,000 क्रेडिट। ओके, अब अगर इसका टोटल हम करें तो दिस इज 50,000 डेबिट एंड 50,000 क्रेडिट। अब हमारे पास दो चीजें आ गई। फर्स्ट इज हमारे पास इस वेंडर का अलग से रिकॉर्ड प्रिपेयर हो गया, एंड सेकंड अगर आप इसको सिर्फ जनरल लेजर पे देखो तो आपका जनरल लेजर भी टैली हो गया, राइट? प्लस 50,000 माइनस 50,000, जो फाइनल अमाउंट है दैट इज जीरो, प्लस माइनस इज इक्वल्स टू जीरो। अब लेट अस से कि
दिस इज जस्ट वन अकाउंट ऑफ वेंडर। इसकी जगह पे जब कंपनी डील करेगी तो दे विल हैव मल्टीपल अकाउंट्स। लेट्स से हम और वेंडर्स ऐड कर रहे हैं, तो आर ए इंजन, लेट्स से इनकी अमाउंट है 30,000। देन अगर होंडा मोटर्स कोई बाइक मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसमें एक फ्यूल इंजेक्टर लगेगा। लेट्स टेक टीआरटी इंजेक्टर्स, लेट्स से इनकी अमाउंट है 60,000। देन नेक्स्ट वी कैन टेक कोई वेंडर का नाम बताओ। बाइक के रिलेटेड। यस, कोई भी जनरली कोई भी वेंडर बता दो, अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स के लिए वी विल हैव वेंडर कॉल्ड एज स्पेयर हाउस। ठीक है, इसकी अमाउंट है लेट्स से 20,000। अब जितने भी वेंडर से हमने जितने भी वेंडर से हमने परचेजेस किए हैं, उन सारे वेंडर्स को हमको कुछ अमाउंट पे करनी है, इसीलिए ये सारी अमाउंट्स हमने क्रेडिट साइड पे रखी है। अब अगर हमारा क्रेडिट अमाउंट बढ़ गया है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ परचेज किया है, राइट? परचेज करने के बाद ही हमारा क्रेडिट अमाउंट बढ़ेगा। लेट्स से कि हमने सियाट टायर से कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज किए थे, आर ए इंजन, इस वेंडर से हमने लेट्स से कुछ इंजन परचेज किए। देन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम परचेज किया या फ्यूल इंजेक्टर्स परचेज किए, एंड कुछ स्पेयर पार्ट्स परचेज किया। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं डाल रहा हूँ। फॉर नाउ हम सिर्फ अकाउंट्स पेबल यानी कि ये वाला पार्ट एंड जनरल लेजर में सन्ड्री क्रेडिटर्स, इस वाले पार्ट पे अभी के लिए हम फोकस करेंगे। अब हमने ये देखा था कि अकाउंट्स पेबल से सारा डेटा या अकाउंट्स पेबल के सारे वैल्यूज जनरल लेजर में फ्लो होते हैं, राइट? सियाट टायर्स का जो 50,000 क्रेडिट था वो जनरल लेजर में फ्लो हो गया। यहाँ पे हमने एक सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट बनाया एंड जो ये अमाउंट थी 50,000 क्रेडिट वो भी हमने एज इट इज यहाँ पे एंटर कर दी। अब ये सिर्फ एक वेंडर था, अगर इसके जगह लेट्स से 1,000 वेंडर हो या 1 लाख वेंडर हो या 1 करोड़ वेंडर हो, कितने भी वेंडर्स हो सेम कंसेप्ट फॉलो होगा। अब हमारे पास टोटल 4 वेंडर्स है, लेट अस ऐड वन मोर वेंडर। लेट्स सी क्राया एबीएस। ठीक है, और इनकी अमाउंट है 70,000 रुपीज क्रेडिट। अब अगर आप देखो तो आई अप्लाई अ फॉर्मूला विच इज सम ऑफ 50,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 70,000। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपको 2,30,000 रुपीज क्रेडिट अमाउंट मिलेगी। फिर से कॉल ड्रॉप हो गया था। हाँ सर, सॉरी पर पता नहीं कैसे हो रहा है ये। नो प्रॉब्लम, आप रिकॉर्डिंग जब देखोगे आपको समझ जाएगा ये पूरा। ओके। Yeah. तो हमने अलग अलग वेंडर्स क्रिएट किए जिनको हमने ये सारी बैलेंसेस दिए थे, एंड इन बैलेंसेस का टोटल है 2,30,000 रुपीज क्रेडिट। अब ये जो टोटल अमाउंट है 2,30,000, ये इस सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में फ्लो करेगा। ठीक है, ये 2,30,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट में फ्लो करेगा, और ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट है वो हमने जनरल लेजर में मेंटेन किया है। अब जैसे जैसे अकाउंट्स पेबल में ये वाला बैलेंस चेंज होता जाएगा, वैसे ही सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी बैलेंस चेंज होता जाएगा। नाउ लेट्स सी कि ये कंपनी है टीआरटी इंजेक्टर्स।
इससे हमने ऑलरेडी 60,000 का माल परचेज किया था। अब लेट्स से कि हम और 20,000 का माल इनसे परचेज कर रहे हैं, तो 60,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 80,000, 80। राइट। अभी यहाँ पे जो टोटल अमाउंट था दैट इज 2,30,000 एंड जनरल लेजर में भी 2,30,000 था। अब अगर हमारी परचेज बढ़ गई, यानी कि हमारा क्रेडिट साइड बढ़ गया, 2,50,000 हो गया, तो ये सेम अमाउंट जनरल लेजर में भी अपडेट हो जाएगी। लेट्स से आर ए इंजन, इनके पास से हमने 30,000 का माल परचेज किया था, अब हमने इनसे और 30,000 का माल परचेज किया, तो टोटल इज 60,000। ओके, अब जो टोटल अमाउंट हमारी है दैट बिकम्स टू 2,80,000 एंड ये सेम अमाउंट यहाँ पर भी अपडेट हो जाएगी 2,80,000। अब ऋषिकेश, आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हाँ सर, आ रहा है तो। है? ओके, ठीक है। अब सेंट्री क्रेडिटर्स में अमाउंट अपडेट हो गई एंड जो हम टोटल में अमाउंट एंटर करेंगे दैट विल बी अगेन सम ऑफ ऑल दीज अकाउंट्स, राइट। क्रेडिट साइड का टोटल है 2,80,000 रुपीज एंड ये सेम अमाउंट हमारे टोटल अमाउंट में आ गया। इतना क्लियर है कि अकाउंट्स पेबल का बैलेंस जीएल अकाउंट में या जनरल लेजर में कैसा फ्लो करता है? हाँ सर, समझा। ऑलराइट, अब अगर यहाँ पे देखूं तो डेबिट साइड इज 50,000 बट क्रेडिट साइड इज 2,80,000, यानी कि ये दोनों बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहे, राइट। हमारा जो जनरल लेजर अकाउंट है दैट इज नॉट बैलेंसिंग, टैली नहीं हो रहा है। राइट। अब कुछ आइडिया कि ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है? अपन ने सर सिर्फ गुड्स खरीदा है, लेकिन पेमेंट अभी तक वेंडर को अपन ने किए नहीं राइट, तुम्हारा एक साइड करेक्ट है, बट अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट बढ़ाई है, राइट, हमारी क्रेडिट एंट्रीज अगर हुई है, यानी कि हमने कुछ ना कुछ परचेज किया है, इसलिए हमारी क्रेडिट एंट्रीज हुई है। अब जब भी कोई अकाउंटिंग एंट्री होती है तो दो अकाउंट्स रहते हैं एटलीस्ट, मिनिमम हम 2 अकाउंट्स एंटर करते हैं एक अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने के लिए। जैसे हमने सियाट टायर्स का एग्जांपल लिया था, तो हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किया था विच वाज डेबिट एंड सियाट टायर्स को हमने क्रेडिट किया था। यहाँ पे जनरल लेजर में हमने रॉ मटेरियल्स का बैलेंस डाला था 50,000 बिकॉज दैट इज व्हाट वी परचेज्ड। लेकिन जब हमने बाकी के वेंडर्स की अमाउंट एंटर की, तो हमने सिर्फ वेंडर लाइन आइटम यानी कि सिर्फ इस वाले लाइन को अपडेट किया, बट जो चीजें हमने परचेज की थी वो वाली अमाउंट हमने अपडेट नहीं की थी, राइट। लेट्स से आर ए इंजन, इनसे हमने कुछ इंजन परचेज किया, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? इंजन अकाउंट डेबिट टू आर ए इंजन अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो इंजन अकाउंट है यहाँ पे भी 60,000 रुपीज आएगा विच विल बी अ डेबिट अमाउंट। सिमिलरली fuel injectors account debit to TRT injectors credit. So this will be 80,000. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बताओ? स्पेयर पार्ट्स। अकाउंटिंग एंट्री स्पेयर पार्ट्स अकाउंट डेबिट टू, टू वेंडर अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें से स्पेयर पार्ट्स के लिए हमारा कौन सा वेंडर है? स्पेयर हाउस। स्पेयर हाउस, राइट। सो स्पेयर पार्ट्स अकाउंट डेबिट टू स्पेयर हाउस अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट इज 20,000 20,000। एंड ABS systems account debit to Kraya ABS account credit। आप म्यूट कर सकते हो। दिस इज 70,000। अब अगर इन सबका हम टोटल करें, सम ऑफ
50,000 plus 60,000 plus 80,000 plus 20,000 plus 70,000. 60, 80, 20 एंड 70 कुछ गलत किया। ये स्पेयर पार्ट का आपने शायद ये नहीं किया सर। स्पेयर पार्ट्स किया था, एबीएस सिस्टम्स ऐड नहीं किया। This one. What is this? Is equals to sum. ठीक है, अगर इनका टोटल करें तो अगेन वी हैव 2,80,000। अब ये जो हमारा जनरल लेजर है ये टैली हो गया, राइट? एंड इसके साथ में हमने अकाउंट्स पेएबल के लिए, यानी कि हर एक वेंडर के लिए सेपरेट डेटा भी मेंटेन कर लिया, तो दोनों चीजें हमारी अचीव हो गई। अब लेट्स से कि हम और एक एंट्री करते हैं, विच इज वी विल डू परचेज रिटर्न्स। ओके, लेट्स से ये जो टीआरटी इंजेक्टर्स हैं इनसे हमने 80,000 रुपए का माल खरीदा था, लेकिन अब हम इनको 5,000 रुपए का माल वापस कर रहे हैं। सो अब इसमें क्या अकाउंटिंग एंट्री आएगी? रिवाइज एंट्री आएगी ना सर इसमें कि अपन ने उसको 5,000 का गुड वापस रिटर्न कर दिया, तो वेंडर वेंडर अकाउंट डेबिट। ओके, ऑलराइट, वेंडर अकाउंट डेबिट रुपीज 5,000 बिकॉज हम 5,000 का माल उसको वापस कर रहे वापस कर रहे हैं। हैं। आप म्यूट कर सकते हो। टू टीआरटी इंजेक्टर्स क्रेडिट रुपीज 5,000। अब अकाउंट्स पेबल में क्या अकाउंट क्या अमाउंट आएगी, कौन से साइड पे अमाउंट आएगी, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड आएगी सर, ये 5,000। डेबिट साइड आएगी 5,000। अब यहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ ओके विच इज 50,000 रुपीज। अब ये जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है यहाँ पे इन दोनों का टोटल अपडेट होगा। ठीक है, अब तक सिर्फ हम क्रेडिट साइड का अमाउंट यहाँ पे अपडेट कर रहे थे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, बट अभी बिकॉज हमने डेबिट एंट्री भी किया तो हमको डेबिट प्लस क्रेडिट का टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स में अपडेट करना होगा। सो I'll just add a formula which is sum of debit plus credit। अब minus 2,80,000 and plus 5,000 इसका टोटल है minus 2,75,000, राइट? बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, तो 2,80,000 में से हम 5,000 को माइनस कर देंगे। एंड जनरल लेजर डेबिट साइड पे भी हमने 80,000 का फ्यूल इंजेक्शन परचेज किया था,
अब हमने इसको रिटर्न कर दिया, 5,000 रुपीज का माल हमने वापस दे दिया। सो नाउ टोटल अमाउंट इज 75,000। So this is also 2,75,000। समझ गए? हाँ सर। ओके। अब हमने अकाउंट्स पेबल को जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, हमने इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। अब हम ये समझते हैं कि एसएपी में ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट, इन एसएपी vendors are created as business partners। ठीक है, एसएपी एस फॉर हाना में स्पेसिफिकली। इन एसएपी एस फॉर हाना vendors are created as business partners। अब business partners business partners are all those entities जिनके साथ एक कंपनी बिजनेस करती है। इट कैन बी एम्प्लॉयज, इट कैन बी वेंडर, इट कैन बी कस्टमर्स। सेकंड पॉइंट, these business partners are or business partner is central database for all vendors, customers, materials, or let us say employees। Okay. In S4HANA, vendors are created as business partners, and business partner is central database for all the vendors, customers and employees। अब जब हम इसको एससीपी में करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट पॉइंट, we will first create accounts payable master data at business partner level, and then extend this data to financial accounting vendor। अकाउंट्स पेबल में पहले हम ऑन बिजनेस पार्टनर लेवल मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं, एंड देन उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेंडर पे एक्सटेंड करते हैं। क्लियर है इतना? हाँ सर।
ओके, अभी शायद आपका कॉल ड्रॉप हो रहा है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होगी, बट रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ आ जाएगा। ओके। ओके, अब हम एसएपी में जाते हैं। अब वेंडर कॉन्फ़िगरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट? हमने हमारे स्टार्टिंग वाले सेशंस में पढ़ा था कि हम 3 अलग-अलग टाइप का डेटा कॉन्फ़िगर करते हैं। 3 अलग-अलग टाइप का डेटा सेटअप करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉन्फ़िगरेशन डेटा, सेकंड इज़ मास्टर डेटा, एंड थर्ड इज़ ट्रांज़ैक्शनल डेटा। सेम चीज़ अकाउंट्स पेएबल में भी फॉलो होती है, एंड सेम चीज़ जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड बाकी सारे सब मॉड्यूल्स में भी फॉलो होती है। अब फर्स्ट पार्ट इज कॉन्फ़िगरेशन डेटा। अब कॉन्फ़िगरेशन डेटा में हम सबसे पहला स्टेप करेंगे, वी विल डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। जैसे जनरल लेजर अकाउंटिंग में हमने अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए थे, वैसे ही अकाउंट्स पेएबल में भी हम वेंडर अकाउंट ग्रुप्स को डिफाइन करेंगे। देन सेकंड, वी विल डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। थर्ड स्टेप होगा कि वी विल assign these number ranges to vendor account groups। ये 3 स्टेप क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब हमने देखा था कि हम अकाउंट्स पेएबल में वेंडर्स क्रिएट करते हैं एज अ बिजनेस पार्टनर, राइट? दिस वाज आवर फर्स्ट पॉइंट। तो अब हमने यहाँ पे वेंडर के लिए कुछ डेटा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। सेम चीज हम बिजनेस पार्टनर्स के लिए भी करेंगे। स्टेप 4, वी विल डिफाइन बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग्स। अब इस पे ध्यान देना और इसको याद रखना कि वेंडर अकाउंट ग्रुप्स होते हैं एंड बीपी ग्रुपिंग्स होते हैं। देन वी विल डिफाइन नंबर रेंजेस फॉर बीपी groupings, and then assign number ranges to BP groupings। ठीक है, these are the 6 configuration steps जो अभी हम करेंगे। Let us go back to SAP।